ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का प्रिंसिपल हमारा ये कह रहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर एक स्पेशल कंडीशन है। वो स्पेशल कंडीशन आपकी क्या कहती है? वो स्पेशल कंडीशन आपकी ये कहती है कि भैया शादी के टाइम जो लड़का है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? उसकी एज होनी चाहिए 21 और लड़की की एज कितनी होनी चाहिए? लड़की की एज होनी चाहिए 18। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो मैरिज क्या हो जाएगी? वॉइड। अब फैक्ट्स ये कह रहे हैं कि लड़का है 22 ईयर्स का, लेकिन लड़की कितने की है? 16 साल की है, और ये उसे प्रपोज करता है शादी के लिए अंडर दी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो ये शादी तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लड़की जो है वो कितने साल की नहीं है? वो 18 ईयर्स की नहीं है। तो मैरिज बिटवीन ए एंड बी कैन नॉट बी लीगली सोलमनाइज्ड अंडर द स्पेशल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 का प्रिंसिपल कह रहा है कि अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर आइदर द हस्बैंड और द वाइफ कैन मूव अ पिटीशन फॉर अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डेजर्शन। ठीक, या तो हस्बैंड या फिर वाइफ एक डिक्री मूव कर सकते हैं। किसके लिए? पिटीशन मूव कर सकते हैं। किस डिक्री के लिए? डाइवोर्स की डिक्री के लिए। और किस ग्राउंड्स पर? डेजर्शन के ग्राउंड्स पर। ठीक है, द टर्म डेजर्शन मींस डेजर्शन ऑफ द petitioner by the other party to the marriage for a continuous period of lot less than 2 years immediately preceding the presentation of the partition। तो भाई डेजर्शन का मतलब क्या होता है कि वो जो भी उसमें जो डेजर्शन की मतलब जो पिटिशनर है जो पिटीशन लगा रहा है उस डिक्री के लिए, वो 2 सालों से मिनिमम 2 सालों से कंटिन्यूअस 2 सालों तक क्या कर रहा है? वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। ठीक है, विदाउट रीजनेबल कॉज एंड विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द विश ऑफ सच पार्टी। ठीक है, और बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना कंसेंट के और बिना ही विश के किस पार्ट उस पार्टी के। ठीक है, एंड इंक्लूड्स द विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ द पिटिशनर बाय द अदर पार्टी टू द मैरिज। ठीक है, और ये डेजर्शन जो भी क्या इंक्लूड करता है? अदर पार्टी के द्वारा विलफुल, उसको मतलब विलफुली वो नेग्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, पिटिशनर को। एंड इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। इट इज आल्सो सेड दैट डेजर्शन इज विड्रॉवल नॉट फ्रॉम अ प्लेस बट फ्रॉम अ स्टेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ठीक है, चलिए फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। फैक्ट्स कह रहे हैं रोहन अ टेक्नोक्रेट वेंट टू द यूएस इन जनवरी, ठीक है, जनवरी 2011 फॉर परसुइंग हिज हायर स्टडीज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। रोहन एक टेक्नोक्रेट अपनी हायर स्टडीज के लिए 2011 में कहा गया? यूएस गया अपनी पढ़ाई करने के लिए 3 सालों के लिए। इन फैक्ट रोहन वेंट टू यूएस विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ बसंती। ठीक है, अपनी वाइफ बसंती के क्या कंसेंट के साथ गया वो, हु स्टेड एट हर पेरेंट्स होम एंड विद द प्रॉमिस ऑफ हिज रिटर्न टू इंडिया अपॉन द कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। और उसने प्रॉमिस किया था कि स्टडी के बाद में वापस इंडिया आ जाऊंगा, जब तक वो अपने पेरेंट्स के होम पे रह रही थी। From US, he has quite often been in touch with his wife. Subsequently, Rohan has got a job there in US and he wishes to take his wife. उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली उसके टच में था। उसके बाद उसे क्या हुआ? उसे एक जॉब मिल गई। कहाँ पे? वहीं यूएस में। तो उसने सोचा कि मैं अपनी वाइफ को भी अपने साथ ले जाता हूँ। शी रिफ्यूजेस टू गो टू द यूएस एंड इन द मीनवाइल शी फाइल्स अ पिटीशन फॉर अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डेजर्शन बाय हर हस्बैंड। अब उसे यूएस नहीं जाना, इसलिए वो क्या करती है? वो डिक्री लगा देती है, डिक्री की डिमांड करती है, पिटीशन लगाती है डिक्री के लिए कोर्ट में। किस ग्राउंड्स पर? डेजर्शन के। तो डेजर्शन यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे क्या उसने विलफुली बिना किसी रीजन के वो उससे दूर रहा है? जी नहीं, उसकी कंसेंट के साथ वो उससे दूर रहा है। नाउ ही जब उसका वो पीरियड खत्म हो गया तो वो उसको अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन इन्हें यूएस नहीं जाना चाहता, इसलिए डेजर्शन का केस लगा रही। बिल्कुल नहीं। तो रोहन 3 year stay in US in the above context can amount to a ground of desertion. Rohan's 3 year stay in the US in the above context cannot amount to a ground of desertion for divorce. बिल्कुल ये डेजर्शन नहीं कहलाएगा। और ये डेजर्शन इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि हमारा क्या कह रहा है, देखिए नॉट लेस देन पीरियड तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पे देखिए विदाउट रीजनेबल कॉज। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनेबल कॉज है। विदाउट द कंसेंट, यहाँ पे कंसेंट भी है। ठीक है, अगेंस्ट द विश ऑफ सच पार्टी, भाई उसकी विश के अगेंस्ट भी नहीं गया, उसको वो तो चाहती थी आप जाइए अपनी मास्टर्स डिग्री करके आइए। तो एंड पार्टी एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ द पिटिशनर बाय द अदर पार्टी। तो आप ये बताइए क्या यहाँ पे कभी भी उसने नेग्लेक्ट किया? वो तो कांस्टेंट टच में था अपनी वाइफ के। तो अगर वो कांस्टेंट टच में है, उसकी कंसेंट के साथ जा रहा है, उसकी विल के अगेंस्ट भी नहीं जा रहा है, ठीक है, और बिना किसी रीजनेबल कॉज के भी नहीं जा रहा है, उसके पास रीजनेबल कॉज भी है, कंसेंट भी है, विल भी है अपनी वाइफ की, कांस्टेंट टच में भी है, तो किस बात का डेजर्शन? तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अंडर दी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 में क्या होता है? नो पर्सन शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन अनलेस ही और शी इज अ हिंदू। कोई भी इंसान कब तक केपेबल नहीं है अडॉप्शन के लिए? जब तक वो हिंदू
नहीं है, ठीक है। ही और शी नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, ही और शी हैज नॉट बीन मैरिड अनलेस देयर इज अ कस्टम और यूसेज एप्लीकेबल टू द पार्टीज विच परमिट्स पर्सन हु आर मैरिड बीइंग टेकन इन अडॉप्शन, ठीक। तो वो कब तक केपेबल नहीं है? पहली चीज तो ही और शी इज अ हिंदू, ठीक है, हिंदू होना चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैरिड नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा कोई कस्टम और यूसेज है जो कि अलाउ करता है, परमिट करता है कि भाई मैरिड आदमी को भी आप अडॉप्ट कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट कंडीशन इज मतलब ही, नेक्स्ट कंडीशन इज कि ही और शी हैज नॉट कम, भाई उसने 15 साल की एज कंप्लीट ना करी हो, अनलेस देयर इज अ कस्टम और यूसेज एप्लीकेबल टू द पार्टीज व्हिच परमिट्स पर्सन हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 बीइंग टिकट, ठीक है। तो 15 साल की और जो एज है वो कंप्लीट ना करी हो और शादी हो गई हो, इन दो कंडीशन के साथ एक कंडीशन दूसरी लगी हुई है। वो कंडीशन क्या है कि भाई अगर ऐसा कोई कस्टम और यूसेज है जो कि अलाउ करता है कि मैरिड लोगों को या 15 साल के बच्चे को आप क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, उसमें लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Fact: Vijay, being natural father, had given Tarun a boy aged 10 years in adoption to Manoj in March 2010. विजय नेचुरल फादर है किसका? तरुण का, लेकिन अपने 10 साल के बच्चे का उसने क्या किया, उसने मनोज को उसे अडॉप्शन में दे दिया, ठीक है। किस लॉ के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इन मई 2012, ठीक, तो दे दिया। अब मई 2012 में क्या हुआ? मनोज गेव तरुण इन अडॉप्शन टू संजय, मनोज ने तरुण को अब संजय को दे दिया, ठीक, ठीक है। तो अभी वो 12 साल का हुआ होगा। Subsequently in December 2013, संजय gave तरुण in adoption to विजय, संजय ने क्या किया? तरुण को वापस विजय को दे दिया। तो बेसिकली विजय ने किसे दिया? विजय ने दिया आपके मनोज को, मनोज ने दिया संजय को, और संजय ने वापस किसे दे दिया? विजय को दे दिया। तो बच्चे को बेसिकली इनने खिलौना बना दिया। अब अडॉप्शन ऑफ तरुण बाय संजय इज वैलिड, ठीक है। देखिए अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पहले से अडॉप्टेड है बच्चा, उसे आप अडॉप्ट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो जब विजय ने तरुण को किसे दिया? मनोज को दिया, तो ये तो अडॉप्शन क्या होगा? वैलिड होगा। लेकिन जैसे ही मनोज ने उसे संजय को दिया, तो ये अडॉप्शन क्या होगा? ये इनवैलिड होगा, और इसके बाद के भी सारे अडॉप्शन इनवैलिड होंगे, ठीक। तो पहला अडॉप्शन क्या है? अडॉप्शन ऑफ तरुण बाय विजय, ठीक। तो ये ऑप्शन बी आपका सही है कि अडॉप्शन, आई मीन नॉट विजय, मनोज, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ तरुण बाय मनोज इज वैलिड, ठीक। अडॉप्शन ऑफ तरुण बाय मनोज इज वैलिड, रेस्ट ऑल द अडॉप्शन आर इनवैलिड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अंडर कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट सबसिस्ट इन ओरिजिनल लिटरेसी वर्क ऑल्सो, ठीक है। कॉपीराइट कहाँ पे सबसिस्ट भी करता है? ओरिजिनल जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं उनमें भी कॉपीराइट होता है। अ लिटरेरी वर्क नीड नॉट बी अ ऑफ लिटरेरी क्वालिटी, ठीक है। लिटरेरी वर्क जरूरी नहीं है कि एक लिटरेरी क्वालिटी का हो। इवन सो प्रोजेक्ट अ वर्क एज एन इंडेक्स ऑफ रेलवे स्टेशन और अ रेलवेज गाइड और अ स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन क्वालिफाई एज अ लिटरेरी वर्क, ठीक है। तो भैया एक रेलवे स्टेशन का इंडेक्स या फिर रेलवे की गाइड या फिर स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन भी क्या होते हैं? क्वालिफाई करते हैं एज अ लिटरेरी वर्क, ठीक है, ठीक है। एंड इस सफिशिएंट वर्क हैज बीन एक्सपेंडेड इन कंपाइलिंग एज इफ sufficient work has been expended in compiling it to give it a new and original character, और अगर क्योंकि sufficient work किया जाता है उसको एक न्यू और ओरिजिनल कैरेक्टर देने में, ठीक। चलिए, Michael works hard enough walking down the street, taking down the names of people who live at house and makes a street directory as a result of that labor, ठीक, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इसे कॉपीराइट, ये लिटरेरी वर्क है और लिटरेरी वर्क को कॉपीराइट मिल सकता है। तो माइकल एक्सरसाइज इन मेकिंग अ स्ट्रीट डायरेक्टरी सफिशिएंट टू जस्टिफाई इन मेकिंग क्लेम टू कॉपीराइट इन दैट वर्क व्हिच इज अल्टीमेटली प्रोड्यूस्ड। माइकल एक्सरसाइज इन मेकिंग अ स्ट्रीट डायरेक्टरी इज नॉट इनफ टू जस्टिफाई इन मेकिंग क्लेम टू कॉपीराइट इन दैट वर्क। अ स्ट्रीट डायरेक्टरी कैन नॉट बी इनफ टू बी कंसीडर्ड एज अ लिटरेरी वर्क। भाई जब स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन रेलवे की गाइड को कंसीडर कर रहा है लिटरेरी वर्क को, तो ये तो उन्होंने पूरी की पूरी एक स्ट्रीट लाइब्रेरी बना दी, एक स्ट्रीट क्या बना दिया? डायरेक्टरी बना दी, तो उसे तो लिटरेरी वर्क माना जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर द इंडियन पिनल कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर द इंडियन पिनल कोड, हर पर्सन लायबल है किसके अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर पनिशमेंट के लिए, एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द कोड। ऐसा कोई भी एक्ट और ओमिशन अगर वो करता है जो कि कॉन्ट्रेरी है किसके, कोड के, ठीक है, इंडियन पिनल कोड के, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और वो कहाँ गिल्टी होगा, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि इन अदर वर्ड्स द एक्सरसाइज ऑफ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन डिपेंड अपॉन द लोकेलिटी ऑफ द ऑफेंस कमिटेड एक्ट एंड नॉट अपॉन द नेशनलिटी और लोकेलिटी ऑफ द ऑफेंडर। तो जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि किस लोकल जुरिस्डिक्शन में वो एक्ट कमिट किया गया है, ना कि किस लोकल जुरिस्डिक्शन में किस जगह पे किस नेशनलिटी का वो ऑफेंडर है। ठीक, ठीक है। तो ऑफेंडर अगर पाकिस्तान का भी है, इंडिया में आके यहाँ पे कुछ करता है तो हम उसे फांसी की सजा बिल्कुल सुना सकते हैं। ठीक, चलिए फैक्ट, यहाँ पे पाकिस्तानी आ गया। एक्स अ पाकिस्तानी सिटीजन while staying at Karachi made false representation to Y the complainant in Bombay through letters, telephone calls and telegrams and induced the complainant to part with money amounting to over rupees 5 lakh to the agent of X at Bombay so the rice could be shipped from Karachi to India as per agreement, but the rice was never supplied to the complainant। तो भाई ये पाकिस्तान का आदमी कराची में बैठा हुआ क्या करता है, एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है किसको, वाई को, ठीक है, जो कि इंसान बॉम्बे में बैठा हुआ है, ओवर लेटर, टेलीफोन कॉल्स एंड टेलीग्राम्स, और इंड्यूस करता है कि भाई आप मेरा जो बॉम्बे में एजेंट है एक्स उसे 5 लाख रुपए दे दीजिए और मैं आपको यहाँ से राइस शिप कर दूंगा, कहाँ से, कराची से, कहाँ पे, आपके बॉम्बे में। ठीक, तो ये कर देता है भैया शिप, बट द राइस वॉज नेवर सप्लाइड टू द कंप्लेनेंट, लेकिन राइस कभी उसके पास आए ही नहीं। तो द ऑफेंस cheating under section 420 of the code was committed by X within India even though he was not physically present at the time and place at the crime. The offense of cheating as per section 420 was not committed by X within India as he was not physically present at the time. ठीक है, only the agent of X had committed the offense of cheating अंडर सेक्शन 420 ऑफ द कोड विद इन इंडिया, वाई वॉज ऑल्सो लाइबल। नहीं, देखिए ये कहीं पे भी हो लेकिन इसने इंडिया में वो ऑफेंस कमिट किया है ओवर फोन कॉल्स कैसे भी करके, तो ये इंडिया के अंदर चीटिंग 420 के लिए क्या होगा, क्या होगा, ये लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जहां जिस लोकेलिटी में वो ऑफेंस कमिट किया गया है वहां पे, ठीक है, वहां पे लाइबल होगा, उस वो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन डिपेंड करेगा, ना कि जहां का वो खुद ऑफेंडर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को प्रिंसिपल बोल रहा है आपका कि when two or more person agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not legal but by illegal means, though such an agreement person are said to have been engaged in a criminal conspiracy to commit an offense. It is said that no consummation of the crime need be achieved or even attempted। ठीक है, क्या होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन, ठीक है, एग्री करते हैं किसी चीज को करने के लिए या कर देते हैं, क्या, पहला तो कोई इलीगल एक्ट या फिर कोई ऐसा इलीगल एक्ट जो इलीगल नहीं है, ऐसा कोई एक्ट जो इलीगल नहीं है पर उसे वो इलीगल मींस से करेंगे, तो वो क्या बोलते हैं, वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एंगेज हो जाते हैं किस चीज को, एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए। इट इज सेड दैट नो कंज्यूमेशन ऑफ द क्राइम नीड टू बी अचीव्ड और इवन अटेम्प्टेड। ठीक है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि वो क्राइम अटेम्प्ट करें या फिर क्राइम को अचीव करें, अगर उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है तो ही वो लाइबल हो जाते हैं। X, Y, Z plan to kill D. They agree that only one among them, that is Z, will execute the plan in pursuit of it. Z buys a gun and loads it. ठीक है, only Z can be charged with criminal conspiracy. All of them can be charged. X and Y cannot. देखिए all of them can be charged of criminal conspiracy क्योंकि conspiracy तो उन तीनों ने किया है और उन तीनों ने प्लान बनाया कि भाई हमें इसे मारना है, Z जा करके मार देगा, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए तीनों ही लाइबल होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि wrongful gain is a gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. wrongful gain एक ऐसा गेन होता है जो कि किसी प्रॉपर्टी से अनलॉफुल मीन से लिया जाता है जिसको जो पर्सन गेन कर रहा है वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं है. wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled. ठीक है. और wrongful loss एक ऐसा लॉस होता है जो कि किसी पर्सन को अनलॉफुल मींस से होता है किसी प्रॉपर्टी के, और जो पर्सन उसे लूज कर रहा है वो उसको लूज करने के लिए लीगली एंटाइटल्ड नहीं है. X takes away Y's watch out of Y's possession without Y's consent and with the intention of keeping it. X क्या करता है, Y को Y की वॉच Y की पोजीशन से Y की कंसेंट के बिना ले जाता है. ठीक है. और किस इंटेंशन से, उसे अपने पास रखने के इंटेंशन से. X cause wrongful gain to Y, Y cause wrongful gain to X. तो X लेकर के गया है Y की पोजीशन से, तो wrongful gain. ठीक है. तो Y को क्या हुआ है, Y को हुआ है आपका wrongful loss. ठीक है. और किसने कॉज किया है, X ने कॉज किया है. X causes wrongful loss to Y. ठीक. क्यों? क्योंकि वो उसकी पोजीशन, उसकी प्रॉपर्टी को अनलॉफुल मींस से उसके पास से ले गया. ठीक है. उसको उस गेन के लिए वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं था, फिर भी उसने अपने आप को लीगली अनलॉफुल मींस से एंटाइटल कर लिया, तो वो उसने रॉन्गफुल गेन किया. ठीक. चलिए क्वेश्चन नंबर 44. नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इज नॉन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डरली सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म. ऐसा कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होती जिससे कि आपको पता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या फिर, ठीक है, तो उससे कुछ ऐसा हार्म होता है या फिर ऐसे हार्म की इंटेंशन होती है या फिर ऐसा हार्म उससे हो सकता है. ठीक है. और वो हार्म इतना स्लाइट है कि एक ऑर्डिनरी सेंस का, टेम्पर का आदमी उसके लिए कभी भी शिकायत नहीं करेगा. ठीक. तो वो ऑफेंस नहीं होता. X takes a plain sheet of paper from Y. Y is drawn without Y's consent to write a letter to his friend. ठीक है. तो अब किसी के इंसान के ड्रॉर से आप एक पेपर का टुकड़ा ले लेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई उसके लिए कभी शिकायत करने वाला है. तो ये कोई ऑफेंस नहीं है. तो X has committed an offense, X has committed no offense. ठीक है. X has committed no offense in the above context. बिल्कुल X ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि एक पेपर के टुकड़े के लिए शायद ही कभी कोई केस करे, अगर कोई कर दे तो उससे बड़ा पागल कोई नहीं है, उससे बिल्कुल बच के आपको रहना है. ठीक. चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 45 का आपका प्रिंसिपल कह रहा है कि व्हेन एन एक्ट व्हिच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस. ठीक है. By reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. ठीक. तो when an act which would otherwise be a certain, तो एक एक्ट जो कि एक ऑफेंस होता है लेकिन वो ऑफेंस नहीं है. क्यों? किस रीजन के कारण? ठीक है. कि भाई वो मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अनसाउंडनेस नहीं थी, जो था उसकी एज नहीं थी. ठीक है. या फिर वो इंटॉक्सिकेटेड था, या फिर वो क्या कहते हैं अनसाउंड माइंड का था, या फिर वो अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा था. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे सारे डिफेंसेस दिए हुए हैं जो जनरल डिफेंसेस हम बात करते हैं. तो एक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल वाई. एक्स क्या पागलपन के दौरे में वाई को मारने के लिए दौड़ता है. तो भाई जो इंसान पागल है वो तो उसको लायबल नहीं हो सकता. ठीक. तो वाई हैज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्स. Y does not have the right of private defense. Y has the right of private defense against X only if X is not under the influence of madness. X has the right of private defense against Y. नहीं, Y के पास प्राइवेट डिफेंस का राइट तो फिर भी है, भले ही वो पागल है नहीं है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि कोई इंसान इंटॉक्सिकेटेड है तो हमें मारता रहे और हम अपना प्राइवेट डिफेंस यूज ही ना करें. नहीं, बिल्कुल अनसाउंड पर्सन के खिलाफ भी, सबके खिलाफ हम अपना क्या करेंगे, प्राइवेट डिफेंस तो यूज करेंगे. ठीक. चलिए 46. Where a person fraudulently or erroneously represent that he is authorized to transfer certain immovable property and professes to transfer such property for consideration, such transfer shall at the option of the transferee operate on any interest which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract of transfer subsists. ठीक. भाई एक इंसान अगर फ्रॉडुलेंटली और इरोनियसली रिप्रेजेंट करता है कि वो ऑथराइज्ड है एक पर्टिकुलर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए और वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है,
तो वो जो ट्रांसफर है वो किसके ऑप्शन पे चलेगा, वो ट्रांसफरी के ऑप्शन पे ऑपरेट करेगा। और अगर कोई भी इंटरेस्ट ट्रांसफर के पास जब तक कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब्सिस्ट कर रहा है, तो अगर ट्रांसफर के पास कोई भी उसमें वो आता है क्या, इंटरेस्ट आता है उस प्रॉपर्टी में, तो वो फिर किसका हो जाएगा, ट्रांसफरी का हो जाएगा। ठीक है। ए अ हिंदू हु इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर बी सेल्स टू सी 3 फील्ड एक्स वाई जेड रिप्रेजेंटिंग दैट ए इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर द सेम। ठीक है। ए एक हिंदू आदमी है जिसको अपने पिताजी से बी से क्या मिलती है, बी से अलग हो जाता है और वो सी को क्या सेल कर देता है, एक्स वाई जेड नाम की 3 फील्ड्स सेल कर देता है और रिप्रेजेंट करता है कि ए इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर द सेम, कि ए ऑथराइज्ड है उन सभी को ट्रांसफर करने के लिए। ऑफ दीज फील्ड जेड डज नॉट बिलोंग टू ए, जेड ए की नहीं होती। इट हैविंग बीन रिटेन्ड बाय बी, वो बी के ही पास होती है ऑन दी पार्टीशन। ठीक है। बट ऑन बीज डिनाइंग ए एज सक्सेसर, ऑन बीज डाइंग ए एज सक्सेसर ऑब्टेन्स जेड। ठीक है भाई, Z को वो ऑब्टेन कर लेता है। एंड एट द सेम टाइम सी हैड नॉट कैंसिल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और उसी टाइम तक सी ने क्या किया है, सी ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं किया है, क्या, कैंसिल। ठीक, चलिए। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल आपका जो फैक्ट्स है वो क्या कह रहे हैं, फैक्ट्स कह रहे हैं। ठीक है। तो फैक्ट्स कह रहे हैं कि ए एक हिंदू पर्सन है जो कि अपने फादर बी से सेपरेट हो जाता है और वो क्या करता है, वो सेपरेट होने के बाद सी को 3 फील्ड बेचता है एक्स वाई जेड। ठीक है। और ए बोलता है कि मैं ऑथराइज हूं इन सभी को ट्रांसफर करने के लिए। अब Z जो है ना, Z नाम की जो फील्ड है वो A को बिलोंग नहीं करती है, वो किसकी होती है, वो B अपने पास ही रिटेन कर लेता है पार्टीशन में। अब B के मरने के बाद वो A को मिल जाती है और उस टाइम तक क्या होता है, उस टाइम तक जो है C ने क्या नहीं किया होता है, C ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया होता है। तो अब क्या होगा, A can sell Z to the third party, A is not required to deliver Z, no, A is required to deliver Z to C। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल वो अब जो इंटरेस्ट उसे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में मिला है वो किसका हो जाएगा, वो ट्रांसफरी के पास हो जाएगा, ट्रांसफर से ऑपरेट करेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अ प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। ठीक है। द एक्ट डील्स ओनली विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन। ठीक है। तो एक आदमी, एक जीवित आदमी ही दूसरे जीवित आदमी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, बिल्कुल सही। X wants to transfer his property to the presiding deity in a temple situated within the estate of A। X क्या चाहता है, X अपनी प्रॉपर्टी एक भगवान को जो कि सिचुएटेड A के स्टेट में सिचुएटेड टेम्पल में उन्हें ट्रांसफर करना चाहता है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय X विल बी वैलिड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय X विल बी इनवैलिड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय X टू द प्रिसाइडिंग डेटी विल बिकम अ वैलिड ट्रांसफर टू A, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक। चलिए, तो इसमें क्या होगा, देखिए हमारा प्रिंसिपल तो यही कह रहा है कि भाई लिविंग पर्सन होने चाहिए। ठीक है। 2 लिविंग पर्सन होने चाहिए, एक नॉन लिविंग क्रिएचर, नॉन लिविंग पर्सन नहीं हो सकता है। तो फिर इस ट्रांसफर का क्या होगा, चलिए समझते हैं। ठीक।